सर्व सुगमता द्वितीय संस्करण खंड 4 अवरोध मुक्त वातावरण के प्रोत्साहन हेतु प्रशिक्षण मैनुअल। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहैबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से आरएसवीआई स्टूडियोज में किया गया है। आरएसवीआई डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहैबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। आरएसवीआई डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। आरएसवीआई का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com। नोटिस। यह पुस्तक आरएसवीआई लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 61 खंड 4 सुगमता युक्त डिजाइन हेतु विचार। अध्याय 1 बाहरी परिवेश। पथ व पगडंडियां। क पथ। आमतौर पर पथ कम से कम 1800 मिलीमीटर चौड़ा होना चाहिए ताकि उसमें व्हीलचेयर उपभोक्ता तथा नेत्रहीन व्यक्ति अपने दृष्टिवान मार्गदर्शक या मार्गदर्शन करने वाले कुत्ते के साथ चल सके। इसमें कोई वरिष्ठ नागरिक छोटे बच्चे के साथ भी चल सकेगा। यदि वर्तमान पथ 1800 मिलीमीटर से कम चौड़ा हो तो पासिंग प्लेस वो कहलाएगा जो 1800 मिलीमीटर चौड़ा और 2500 मिलीमीटर लंबा होगा। साथ ही ये उपयोग की आवश्यकता के आधार पर उपयुक्त अंतराल पर होना चाहिए। इससे लोगों के समूह एक दूसरे को पार कर सकेंगे, विशेष रूप से व्यस्त रास्तों पर। पृष्ठ 62 जब प्रभावी चौड़ाई कम हो जाती है, उदाहरण के तौर पर वर्तमान पेड़ या दीवार के कारण कम हो जाती है और पथ थोड़ी दूरी के लिए 1200 मिलीमीटर तक का हो जाता है, तो 1200 मिलीमीटर चौड़ा पथ लोगों को एक दूसरे को पार करने के लिए काफी सकरा होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पासिंग प्लेस की व्यवस्था जल्दी जल्दी होनी चाहिए। किनारे पर सतह में परिवर्तन। उदाहरण के तौर पर घास, जमीन या ढलान या मोड़ आदि प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। इससे लोग पथ भटकने से बच जाते हैं। रास्तों को इस प्रकार बनाए रखना चाहिए ताकि वनस्पतियां यानी झाड़ियां नीची रहे या 2200 मिलीमीटर के नीचे तक न लटके। ख पगडंडी। आमतौर पर फुटपाथ 1800 मिलीमीटर चौड़ा होना चाहिए। इमारत व बोलार्ड या लैंप स्टैंडर्ड जो फुटपाथ पर लगा हो 1200 मिलीमीटर की स्पष्ट दूरी होनी चाहिए। इससे 2 लोग या एक मार्गदर्शक कुत्ते के साथ व्यक्ति बिना टकराए चल सकेगा। व्यक्ति के लिए ये भी संभव होना चाहिए कि वो पास हो रहे वाहन का रास्ता काटे बगैर चल सके। दरवाजे व खिड़कियां जो पगडंडी में सीधे खुलती हैं, श्रवण बाधित व्यक्ति के रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं। इसके लिए बचाव ये है कि पगडंडी पर स्पर्श उत्पन्न करने वाला सूचक हो। पृष्ठ 63 बिछाई गई ईंटें समतल होनी चाहिए ताकि गिरने से बचा जा सके। इनका झुकाव एक ओर होना चाहिए ताकि पानी आसानी से बह जाए। बिछाई गई ईंटों के बीच की दरार या कोई अन्य ऊर्ध्व विकृति जो ईंटों के बीच हो 5 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्रॉस फॉल अधिकतम 1:50 होना चाहिए। ज्यादा ऊंचा ढलान बुग्गियों व व्हील चेयरों को गलत दिशा में ढकेल देता है।
जहां पर नालियां नहीं होती हैं, वहां पर बारिश के पश्चात मिट्टी जमा हो जाती है और सतह पर फिसलन हो जाती है। सतह पर कोई ब्रेक जैसे नाली या पैदल चलने की जगह पर गैप 12 मिलीमीटर से अधिक चौड़ा नहीं होना चाहिए। इसे चलने की दिशा में लंबवत होना चाहिए। इससे चलने में प्रयुक्त छड़ी व व्हीलचेयर के पहिए फंसने से बच जाएंगे। मेन होल पर सर्विस कवर तथा इंस्पेक्शन हेतु चैम्बर फुटपाथ पर नहीं होने चाहिए। खास तौर पर क्रॉसिंग पर तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जब वे निरीक्षण के लिए खोले जाते हैं तो खतरनाक हो सकते हैं। इनमें गिरने का खतरा होता है। इससे चलने के लिए उपलब्ध मार्ग भी कम रह जाता है। पृष्ठ 64। जांच सूची। पथ व पगडंडी। लोगों को चलने हेतु पर्याप्त फुटपाथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये न्यूनतम 1800 मिलीमीटर होना चाहिए। इमारत व सड़क के फर्नीचर के बीच की न्यूनतम दूरी 1200 मिलीमीटर होनी चाहिए। क्रॉस फॉल अधिकतम 1:50 होना चाहिए। ऊंचाई में परिवर्तन 5 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। सतह पर गैप जैसे नाली की ग्रेटिंग 12 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। चलने के लिए स्पष्ट रूप से खाली टनल होनी चाहिए जिसकी ऊंचाई 2200 मिलीमीटर होनी चाहिए। टैक्टाइल पेविंग यानी स्पर्श अनुभूति वाली पेविंग। रंगीन स्पर्श द्वारा समझ में आने वाली पेविंग का उपयोग पेलिकन तथा जेब्रा क्रॉसिंग पर होना चाहिए। ट्रैफिक लाइटों व अनियंत्रित क्रॉसिंग जैसे बगल की उपसड़क पर भी इसका उपयोग होना चाहिए। विभिन्न रंगों का सतत उपयोग विभिन्न क्रॉसिंग को दर्शाने के लिए यदि किया जाए तो इससे उन लोगों को सहायता मिलती है जो अल्प दृष्टिवान होते हैं। स्पर्श अनुभूति वाले निशान उन लोगों के लिए असहज हो जाते हैं जो किसी प्रकार चल लेते हैं। वे लोग जो छड़ी या बैसाखी के सहारे चलते हैं वे भी गिर सकते हैं। इन प्रभावों को न्यूनतम बनाने के लिए उभरे हुए निशानों का उपयोग करना चाहिए। ये निशान 5 मिलीमीटर से अधिक ऊंचे नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के उभरे निशान इस प्रकार बनाए रखने चाहिए कि वे घिसे या मिटे नहीं। पैदल चलने वालों के लिए क्रॉसिंग पर स्पर्श अनुभूति वाली पेविंग का उपयोग चेतावनी पट्टी के रूप में किया जाना चाहिए। इसे पूरे फुटपाथ पर बिछाया जाना चाहिए जहां पर क्रॉसिंग होती है। इसे 600 मिलीमीटर चौड़ा होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति चलते हुए इसका अनुभव कर ले। पृष्ठ 65। अन्य स्पर्श वाला निशान दूसरे खतरों को व्यक्त करता है। उदाहरण के तौर पर रिज्ड या कार्डरॉय पेविंग यह दर्शाती है कि ऐसा खतरा जिसके लिए सावधानी आवश्यक है। उदाहरण के लिए सीढ़ियों का ऊपरी सिरा व निचला सिरा। फुटपाथ के अंदरूनी किनारों पर स्पर्श अनुभूति वाली पट्टी लगानी चाहिए। जहां कहीं भी कॉरिडोर की निरंतरता टूटती हो, जैसे गैराज के सामने का क्षेत्र, भवन के एक भाग में इसका प्रयोग होना चाहिए। इससे दृष्टिबाधित व्यक्तियों को ये पहचानने में आसानी होगी कि वे सही दिशा में जा रहे हैं तथा वे किसी चौराहे पर नहीं आ गए हैं या मोड़ नहीं भूल गए हैं। पीला फफोलेदार पेविंग का उपयोग मोड़ों पर किया गया है। ये नियंत्रित व अनियंत्रित क्रॉसिंग जैसे बगल की गलियों में प्रयोग होती है। धारीदार या कॉर्डरॉय पेविंग का उपयोग स्तर में बदलाव के लिए ऊपर व नीचे दोनों में प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर रैंप या सीढ़ियों पर इन्हें गति की दिशा के लंबवत लगाया जाता है। पृष्ठ 66। पैदल रास्ते वाली क्रॉसिंग। मुख्य क्रॉसिंग बिंदुओं पर पेवमेंट रैंप 1200 मिलीमीटर होने चाहिए। ये न्यूनतम 900 मिलीमीटर चौड़े होने चाहिए। रैंप का ग्रेडियंट यानी ढलान आदर्श रूप से 1:20 होना चाहिए तथा 1:12 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अनेक लोगों को ब्लिस्टर्ड यानी फफोलेदार पेविंग के तीखे ढलान वाले हिस्से पर खड़े होने में तब कठिनाई होती है जब वे सड़क पार करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पर ये संभव हो सकता है कि फुटपाथ की पूरी सतह जो सड़क के समानांतर हो, जहां पर क्रॉसिंग हो, वहां पर इसे छोड़ दिया जाए। इन सभी स्थितियों में दृष्टिबाधित लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। अतः क्रॉसिंग पर टैक्टाइल पेविंग अवश्य होनी चाहिए। फुटपाथ व वाहनों के मार्ग में अंतर दर्शाने के लिए अलग सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रॉसिंग बिंदु पर पानी जमा न हो, निकलता रहे। व्यस्त सड़कों पर सुरक्षित आर पार जाने का क्षेत्र उपलब्ध कराना चाहिए तथा पैदल चलने वालों द्वारा चालित ट्रैफिक संकेतों का उपयोग करना चाहिए। श्रवण योग्य क्रॉसिंग संकेत सभी की सहायता करती है, साथ ही ये दृष्टिबाधितों के लिए अनिवार्य है। पृष्ठ 67। जांच सूची। पैदल चलने वालों के लिए क्रॉसिंग।
उचित क्रॉसिंग बनाई जाए जिनमें टैक्टाइल पेविंग के माध्यम से डिस्ड कर्ब अंकित किए जाएं। डिस्ड कर्ब 1200 मिलीमीटर चौड़े होने चाहिए। इनकी न्यूनतम चौड़ाई 900 मिलीमीटर होनी चाहिए तथा अधिकतम ग्रेडियंट 1:20 होना चाहिए। ड्रॉप्ड कर्ब के किनारे की अधिकतम ऊंचाई 20 मिलीमीटर होनी चाहिए। क्रॉसिंग पर दृष्टि रेखा पर रोकने वाले वाहनों को रोका जाए। क्रॉसिंग पर भूमिगत सेवाओं तक पहुंचने के लिए कवर न लगाए जाएं। रखरखाव। सतह के चयन का प्रमुख आधार मरम्मत करने में आसानी होना चाहिए। दूर दराज के स्थान में लाया गया एक महंगा पत्थर या मैकडम का विचित्र रंग यदि टूट या खराब हो जाए तो उसकी मरम्मत ज्यादा कठिन होती है। इसकी तुलना में स्थानीय पत्थर या मैकडम का मानक रंग आसानी से उपलब्ध हो जाता है तथा इसे बदला जा सकता है। ये कहने का ये अर्थ नहीं है कि विशेष स्थानों के महत्व विशेष पत्थरों या सामग्री द्वारा नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, पर साथ ही जब मरम्मत होती है तो विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पृष्ठ 78। रखरखाव के दौरान ये ध्यान रखना चाहिए कि निर्मित सामग्री में दरार आदि न आ जाए या दरार आ जाए तो उसके स्थान पर नया लगा दिया जाए। यदि कोई असमान हिस्सा लग गया है या बन गया है तो उसे भी बदल दिया जाए। ढीले भागों को भी बदल दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होगा तो गिरने का खतरा होगा या चलना कठिन हो जाएगा। इन जगहों पर पानी जम सकता है तथा वे चिकने हो सकते हैं जिससे फिसलने का खतरा हो सकता है। भराई की सामग्री आगे की मरम्मत व रखरखाव के बारे में सूचना देती है। मोड़। पगडंडी इस प्रकार बनाई जानी चाहिए ताकि वो सड़क से पूरी तरह मिल जाए। इसका ग्रेडियंट दोनों ही तरफ 1:12 से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे क्रॉसिंग सुविधाजनक हो जाती है। चौड़ाई 1200 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। कर्ब के रैंप जेब्रा क्रॉसिंग की ओर नहीं होने चाहिए। स्लोप के कर्ब के बगल के किनारों पर चेतावनी ब्लॉक लगाया जाना चाहिए ताकि श्रवण अक्षमता युक्त व्यक्ति गलती से सड़क से दूर न चला जाए। पृष्ठ 69। जांच सूची। स्तर परिवर्तन। ये संभव हो सकता है कि जमीनी स्तर को मोटे तौर पर एडजस्ट करके रैंप या सीढ़ियों की आवश्यकता को एकदम समाप्त किया जा सकता है। पृष्ठ 70। स्तर में आर्बिट्री परिवर्तनों से बचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर भवन में प्रवेश के महत्व को दर्शाने के लिए जमीन में प्रयुक्त सामग्री या सड़क के फर्नीचर में परिवर्तन करके वांछित प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। इसके लिए स्तर में परिवर्तन आवश्यक नहीं है। जब कोई छत, सीढ़ी या पोडियम डिजाइनर के लिए आवश्यक हो जाता है तो परिणाम विकलांगों के लिए अनिवार्य रूप से बाधक हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। इसके लिए डिजाइन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। स्तर में परिवर्तन रोचक हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर व्हीलचेयर उपभोक्ता चीजों को निम्न कोणों से देखता है। रैंप या स्लोप की श्रृंखला को स्तर परिवर्तन से जोड़ा जाना चाहिए ताकि व्हीलचेयर उपभोक्ता या बुग्गी के लिए आसानी हो जाती है। यदि प्रारंभिक डिजाइन तैयार करने के पश्चात रैंप जोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो जो हल निकलेगा वो लाभदायक नहीं होगा। चढ़ाव, रैंप या सीढ़ी यदि तीखी होगी तथा स्तर में परिवर्तन यदि ज्यादा हो तथा यदि ये बार बार हो तो लैंडिंग व रेस्टिंग करने के स्थान की आवश्यकता भी बार बार होगी। जहां पर रेस्टिंग अर्थात दम लेने का स्थान लैंडिंग पर हो, वहां पर ये गतिविधियों की रेखा से अलग होना चाहिए। यदि ग्रेडियंट 1:10 या इससे ज्यादा हो तो ये बहुत कठिन व खतरनाक हो सकता है तथा विकलांगजनों को इसका प्रयोग करने में कठिनाई हो सकती है। ये एक बिंदु है जिसका ध्यान लैंडस्केपिंग में रखा जाना चाहिए। ये गतिशीलता में बाधित होने वाले लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है और इसके कारण उन्हें अतिरिक्त सहायता या विशेष प्रावधान की आवश्यकता हो जाती है। इन सभी ग्रेडियंटों पर ज्यादातर लोग विश्राम करना व दम लेना पसंद करते हैं, अतः रुकने के लिए उपयुक्त स्थान देने पर विचार करना चाहिए। जहां पर उचित ग्रेडियंट युक्त रैंप देना संभव न हो तथा सीढ़ियां आवश्यक हों, वहां पर उचित प्रकार की सीढ़ियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पृष्ठ 71। जांच सूची। स्तर परिवर्तन। आराम करने के स्थान तथा छत उपलब्ध कराएं। उदाहरण के तौर पर कठिन ग्रेडियंट या लंबे क्रम के बाद। रैंप 1:20 से अधिक तीखा नहीं होना चाहिए। साथ में लैंडिंग व हैंड रेल आदि होनी चाहिए। सीढ़ियों में परिवर्तन का ऊपरी व निचला भाग स्पष्ट रूप से चिन्हित होना चाहिए। स्तर में मानव निर्मित परिवर्तनों का नियमित रखरखाव सतत सुगमता सुनिश्चित करेगा। पार्किंग।
भवन के मुख्य प्रवेश द्वार के 30 मीटर के दायरे में ही पार्किंग होनी चाहिए। 2 सुगम पार्किंग स्थल जिनकी न्यूनतम चौड़ाई 3600 मिलीमीटर हो उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पृष्ठ 72। रैंप व सीढ़ियां। आदर्श रूप से सीढ़ियां व रैंप दोनों उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कुछ विकलांग व्यक्तियों को सीढ़ियां बेहतर लगती हैं, पर बाहरी परिवेश में यदि दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न हो तो रैंप उपलब्ध कराया जाना चाहिए। रास्ता कष्टदायी नहीं होना चाहिए, साथ ही ये लोगों को भटकाने वाला भी नहीं होना चाहिए। रास्ते को अवरोधों यथा साइकिलों व डस्टबिनों से मुक्त रखना चाहिए। इसे नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए तथा मलबे से मुक्त रखा जाना चाहिए। पृष्ठ 73। जांच सूची। बाहरी रैंप। रैंप इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि पानी रैंप की सतह से बह जाए, साथ ही लैंडिंग पर भी पानी न भरे। फिसलन मुक्त चिकनी सतह जैसे रिब्ड या ब्रश की हुई कंक्रीट, टेक्सचर्ड पत्थर या चेकर्ड टाइलों का उपयोग किया जाना चाहिए। ऊपर व नीचे की लैंडिंग टेक्सचर्ड सतह युक्त होनी चाहिए। इससे स्पर्श संबंधी अग्रिम चेतावनी ग्रेडियंट परिवर्तित होने पर दी जा सकेगी। फ्लाइट तथा लैंडिंग स्पष्ट रूप से 1200 मिलीमीटर चौड़ी होनी चाहिए। न्यूनतम चौड़ाई 1000 मिलीमीटर तो होनी ही चाहिए। लंबे रैंपों पर हर 200 मीटर पर 1800 × 1800 मिलीमीटर का पासिंग वे होना चाहिए। लैंडिंग कम से कम उतनी लंबी होनी चाहिए जितनी रैंप की चौड़ाई हो। ये न्यूनतम 1500 मिलीमीटर होना चाहिए। जहां पर दरवाजा या गेट लैंडिंग में खुलता हो, लैंडिंग की लंबाई कम से कम 1200 मिलीमीटर होनी चाहिए। ये दरवाजे के खुलने के मार्ग के अतिरिक्त होनी चाहिए। पृष्ठ 74। रैंप। सुविधाजनक ढलान 1:12 न्यूनतम। लैंडिंग हर 750 मिलीमीटर ऊर्ध्व दिशा में ऊंचाई पर। चौड़ाई 1200 मिलीमीटर या अधिक। रैंप के दोनों ओर हैंडरेल होनी चाहिए तथा इसकी ऊंचाई 850 से 900 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसके दोनों किनारे गोलाकार होने चाहिए तथा जमीन में गड़े होने चाहिए। ये रैंप की ऊंचाई व नीचाई से 300 मिलीमीटर आगे होने चाहिए। सतहें रैंप या लैंडिंग फिसलन रोधी होनी चाहिए। जहां भी संभव हो रैंप के साथ आसान सीढ़ियों की फ्लाइट होनी चाहिए। पृष्ठ 75। सीढ़ियां। एक रूप राइजर 150 मिलीमीटर तथा ट्रेड 300 मिलीमीटर। सीढ़ियों के किनारों पर चमकदार कंट्रास्ट युक्त रंग होने चाहिए। रंगीन पट्टी की न्यूनतम चौड़ाई 50 मिलीमीटर होनी चाहिए। लैंडिंग के मध्य फ्लाइट की अधिकतम ऊंचाई 200 मिलीमीटर होनी चाहिए। लैंडिंग 1200 मिलीमीटर गहरी होनी चाहिए और यदि कोई दरवाजा खुलता हो तो इसकी स्विंग के लिए अतिरिक्त स्थान होना चाहिए। सीढ़ियों की निर्बाध चौड़ाई न्यूनतम 1200 मिलीमीटर होनी चाहिए। दोनों तरफ हैंडरेल होनी चाहिए। यदि दीवार हो तो भी उस पर हैंडरेल होनी चाहिए। ये 850 से 900 मिलीमीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए। चेतावनी चिन्ह प्रारंभ में 300 मिलीमीटर पर होना चाहिए और सभी सीढ़ियों के अंत में होना चाहिए। नोजिंग का यथासंभव प्रयोग न हो। पृष्ठ 76। हैंडरेल। हैंडरेल सेक्शन में गोलाकार होना चाहिए तथा इसका व्यास 40 से 45 मिलीमीटर होना चाहिए। सतह से कम 45 मिलीमीटर ऊंचाई पर इन्हें जोड़ा जाना चाहिए। ये सतह से 850 से 900 मिलीमीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए। फ्लाइट के हेड तथा फुट के आगे कम से कम 300 मिलीमीटर आगे लाइन ऑफ ट्रैवल में बढ़ाई जानी चाहिए तथा जमीन में गाड़ी जानी चाहिए। हैंडरेल व ग्रैब बार का रंग ऐसा होना चाहिए ताकि वो आसपास के भागों की तुलना में चमके। पृष्ठ 77। भूमि तथा फर्श की सतह। भूमि तथा फर्श की सतह अन्य स्थान जिनमें फर्श, रास्ता, रैंप, सीढ़ियां तथा मोड़ वाले रैंप शामिल हैं, स्थिर, मजबूत व फिसलन रोधी होने चाहिए। ऊर्ध्व स्तर परिवर्तन जो 6 मिलीमीटर की ऊंचाई तक हो, उन्हें किनारे संबंधी उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। यदि स्तर में परिवर्तन 6 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर के बीच हो तो उसे उस स्लोप की सहायता से लेवल किया जाना चाहिए जिसका अनुपात 1:2 से कम हो। यदि रास्ते में ग्रेटिंग लगी हो तो उसमें व्हील चेयर के पहिए से बड़ा स्थान नहीं होना चाहिए।
यदि कालीन या कालीन के रूप में टाइलों का उपयोग फर्श की सतह पर हुआ हो तो उन्हें सुरक्षित रूप से जुड़ा होना चाहिए। लंबे व मोटे रंग उन क्षेत्रों में प्रयुक्त नहीं होने चाहिए जिन पर गतिशीलता बाधिता व दृष्टि बाधिता युक्त लोग चलते हों। पथों के किनारे स्पष्ट रूप से विभिन्न रंगों व टेक्सचरों के प्रयोग द्वारा परिभाषित किए जाने चाहिए। स्ट्रीट फर्नीचर, पेड़, प्रकाश व्यवस्था, डस्टबिन आदि रास्तों के एक किनारे पर स्थित होने चाहिए। सतह का टेक्सचर व आसपास के रंग इस प्रकार बदले जाने चाहिए ताकि वे उस चीज तक पहुंचने का मार्ग बता दें। पृष्ठ 78। ग्रेटिंग। कवर व ग्रेटिंग फिसलन मुक्त होने चाहिए। ये पगडंडी से मिलते हुए होने चाहिए। ये इस प्रकार होने चाहिए कि किसी भी प्रकार का खुलापन 12 मिलीमीटर से कम ही होना चाहिए। ग्रेटिंग तथा स्लॉट प्रकार की नाली पगडंडी से अलग होनी चाहिए। साथ ही पगडंडी की मुख्य दिशा के लंबवत होनी चाहिए ताकि व्हील चेयर का पहिया इनमें फंस न जाए। फर्श की टेक्टाइल सतह मार्ग निर्देशन करने वाली व चेतावनी देने वाली टाइलें। डॉट प्रकार के ब्लॉक चेतावनी संकेत देते हैं। इनका प्रयोग अवरोधों, गिरने के खतरों व अन्य प्रकार के खतरों से बचाव हेतु होता है। इससे गलत दिशा में बढ़ने वाला व्यक्ति रुकता है। साथ ही कोने या चौराहे की चेतावनी भी मिल जाती है। लाइन प्रकार के ब्लॉक ये दर्शाते हैं कि रास्ता सही है, आगे बढ़े चलो। पृष्ठ 79। मार्ग निर्देश करने वाले ब्लॉक स्थापित करने के लिए स्थान। उस क्षेत्र के सामने जिस पर ट्रैफिक चल रहा हो। प्रवेश या निकास के सामने, सीढ़ियों की ओर जाते या सीढ़ियों से आते हुए या बहुस्तरीय क्रॉसिंग सुविधा के सामने। सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट टर्मिनल या प्लेटफॉर्म क्षेत्र के प्रवेश व निकास के स्थान पर। भवन की ओर जाने वाली सड़कों के किनारे का खंड। सार्वजनिक सुविधा से निकटतम सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट स्टेशन की ओर जाने वाला मार्गदर्शक पथ। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पत्थरों का प्रयोग सड़क को कर्ब से अलग करने के लिए होता है। इससे सार्वजनिक स्थलों की ओर रास्ता दर्शाया जाता है। पृष्ठ 80। इस पृष्ठ पर गाइडिंग पथ व चेतावनी पट्टी की इंजीनियरिंग संरचना से संबंधित चित्र प्रदर्शित किया गया है। पृष्ठ 81। इस पृष्ठ पर 2 चित्र क्रमशः क्रॉसवॉक पर गाइडिंग पथ व चेतावनी पट्टी की विविध प्रकार की व्यवस्था तथा ट्रांजिट टर्मिनल पर प्रवेश एवं निकास का चित्र प्रदर्शित किया गया है। पृष्ठ 82। of the Prairie provinces. In 1940 and 1943, there were amendments adding unemployment insurance to the classes of subjects upon which the federal parliament might legislate and revising the basis of selection of the number of members for the House of Commons. An amendment in 1949 gave the federal parliament power to amend the Constitution of Canada in all matters except those coming within the classes of subjects by this act assigned exclusively to the legislatures of the provinces. In 1960, an amendment altered the tenure of office of Superior Court judges. In 1951 and 64, amendments provided for the payment of old age pensions by the federal government. The amendments listed above were direct amendments made by the Parliament of the United Kingdom. However, there have been indirect amendments, some of which have been the work of the federal parliament and others the work of the provincial legislatures. In those cases where provisions of the original act were subject to modification by the federal or provincial legislative bodies. In 1952, the Representation Act, passed under the authority of the Amendment of 1949, enacted a new 51 of the British North America Act, setting forth new rules for determining the number of members of the House of Commons. The total membership of the House was to be 263, with each province represented according to its population as determined by the decennial census. Spelling of decennial, DECENNIAL. Page number 151. Sections 70, 72, 83 and 84 of the British North America Act have been altered at various times by Ontario and Quebec. The Confederation, which came into existence on 1st July 1867, consisted of the 4 original provinces. But it was never intended that it should be limited to these 4, and one of the nearly acts of the federal parliament was to enter into negotiations
with the Hudson Bay Company for the acquisition of the company's western territories. Before the actual purchase was completed, the people of the Red River settlement, led by Louis Riel, took matters into their own hands, formed a provincial government, and sent delegates to Ottawa with the demand that the settlement should be admitted to the Canadian Union as a province. This was done in 1871 with the passing of the Manitoba Act by the Federal Parliament. A year later, in 1871, British Columbia entered Confederation, having arranged its own terms with Ottawa. 2 years later, in 1873, Prince Edward Island became the 7th province to join the Union. In 1905, the Northwest Territories, formerly the Hudson Bay Company territories, were erected into the provinces of Alberta and Saskatchewan. The last province to become part of Canada was Newfoundland, which entered Confederation in 1949. Today, Canada consists of 10 provinces, the Yukon Territory and the Northwest Territories. These last do not possess provincial status and are administered in part by the federal government. A constitution similar in principle to that of the United Kingdom, the preamble to the British North America Act, stated that Canada was to possess a constitution similar in the principle to that of the United Kingdom. A.V. Dicey, in his Law of the Constitution, suggested that more appropriately the word states should have been used instead of kingdom. The contending that the Canadian Constitution more closely resembled the Constitution of the United States and that of the Great Britain, Dicey was looking at the less apparent, but none of the less real, fact of the responsibility of the executive branch of the government. The cabinet to the legislative branch, Parliament, this after all was the characteristic feature of the British parliamentary system. There is admittedly no specific mention of responsible government 20 years previously as a result of Lord Grey's instructions to Lord Elgin and to Sir John Harvey in their acceptance of the party ministers of La Fontaine. Spelling of Fontaine, F-O-N-T-A-I-N-E. Spelling of Elgin, E-L-G-I-N. Baldwin and Uniacke. By 1967, responsible government was as much a constitutional convention in British North America as it was in Great Britain. Spelling of Uniacke, U-N-I-A-C-K-E. W.H.P. Clement, in the Law of the Canadian Constitution, criticized Dicey's view, stating that it was quite erroneous and wanting it in proper regard for the underlying principle in conformity to which the pre-Confederate provinces had been governed, and the Dominion and its federated provinces have been since governed, the principle of executive responsibility to the people through Parliament. There were other points of similarity between the Canadian and the British constitutions, some instances being the role of the Crown in the executive, the non-elective charter of the Senate and the House of Lords, the control exercised by the House of Commons over money bills, and the supremacy of the legislatures. There was also the prerogative of the Crown, that residue of discretionary or arbitrary authority which still remains in the hands of the monarch. In Canada, the prerogative of the Crown is exercised by the Governor-General in the right of the Federation and by the Lieutenant Governors in the right of the provinces. In 1892, Lord Watson, in the case of the liquidators of the Maritime Bank, the Receiver-General of the New Brunswick, AC 1892, said, "A Lieutenant Governor, when appointed, is as much the representative of Her Majesty for all purposes of provincial government as the Governor-General himself is for all purposes of Dominion government." Spelling of Lieutenant, L-I-E-U-T-E-N-A-N-T. Page number 152. Recent constitutional developments. In 1931, the British House of Commons approved the enactment of Statute of Westminster, freeing the provinces and the Dominion from the operation of the Colonial Laws Validity Act, thus removing all legal liabilities on Canada's legislative autonomy. The Canadian government came to an agreement on an amended constitution in November 1981, which was to replace the BNA Act, with amending power now totally a prerogative of Canada. Earlier, the sole amending authority was vested in the Parliament of the United Kingdom.
These proposals were adopted by the Canadian Parliament and enacted by the Parliament of UK as the Canada Act of 1982. This was the last act of the UK Parliament in the development of the Canadian Constitution. Canada added to its Constitution of Charter of Rights and Freedoms provisions recognizing the multicultural heritage of the country, confirming the principles of equalization of benefits among the provinces and strengthening provincial ownership of natural resources. Under the Constitution Act 1982, which entered into force on 17 April 1982, executive authority is vested in the Sovereign of UK, added exercised in her or his name by Governor-General and Privy Council. Legislative power is exercised by Parliament of two houses, the Senate and the House of Commons. The government. The national government operates through three main agencies. Parliament, consisting of the British Sovereign as represented by the Governor-General, the Senate and the House of Commons, which makes the laws, the Executive, the Cabinet or Ministry, which applies the laws, and the Judiciary, which interprets the laws. The Prime Minister is appointed by the Governor-General and is habitually the leader of the political party commanding the confidence of the House of Commons. He chooses the members of his cabinet from members of his party in Parliament, principally from those in the House of Commons. He chooses the members of cabinet from members of his party in Parliament, principally from those in the House of Commons. Each minister or member of the cabinet is usually responsible for the administration of a department, although there may be ministers without portfolio whose experience and counsel are drawn upon to strengthen the cabinet but who is not at the head of departments. Each minister of a department is responsible to Parliament for that department, and the cabinet is collectively responsible before Parliament for government policy and administration generally. Meetings of the cabinet are presided over by the Prime Minister. From the cabinet signed orders and recommendations to go to the Governor-General for his or her approval, and the Crown acts only on the advice of its responsible ministers. The cabinet takes the responsibility for its advice, being in accordance with the support of Parliament, and is held strictly accountable. The Federal Parliament. Parliament must meet at least once a year so that 12 months do not elapse between the last meeting in one session and the first meeting in the next. The duration of Parliament may not be longer than 5 years from the date of election of a House of Commons. Senators, normally a maximum of 104 in number, are appointed until age 75 by the Governor-General in Council under the Great Seal of Canada. They must be at least 30 years of age, residents of the province they present, and in possession of a certain amount of real property over and above their liabilities. Members of the House of Commons are elected by universal adult suffrage by a first-past-the-post system of 5-year terms or the duration of a parliament. Page number 153. Under the Constitution, the Federal Parliament has exclusive legislative authority in all matters relating to public debt and property. Regulation of trade and commerce, raising of money by any mode of taxation, borrowing of money on the public credit, postal service, census and statistics, militia, military and naval service and defense, fixing and providing fro salaries and allowances of the officers of the government, beacons, buoys and lighthouses, navigation and shipping, quarantine and the establishment and maintenance of marine hospitals, seacoast and inland fisheries, ferries on an international or interprovincial frontier, currency and coinage, banking, incorporation of banks and issue of paper money, savings banks, weights and measures, bills of exchange and promissory notes, interest, legal tender, discovery, copyrights, Indians and lands reserved for Indians, naturalization and aliens, marriage and divorce, the criminal law, except the constitution of courts of criminal jurisdiction but including the procedure in criminal matters, the establishment, maintenance and management of penitentiaries. Spelling of penitentiaries, penitentiaries, and such classes of subjects are as expressly accepted in the enumeration of the classes of subject exclusively assigned to the legislature of the provinces by the Act. Judicial interpretation and later amendments have in certain cases modified or clearly defined the respective powers of the federal government and provincial governments.
Both the Parliament of Canada and the legislatures of the provinces may legislate with respect to agriculture and immigration, but provincial legislation shall have effect in and for the provinces as long as far only as it is not repugnant to any act of Parliament. Both Parliament and the provincial legislatures may legislate with respect to old age pensions and supplementary benefits, but no federal law shall affect the operation of any present or future law of a province in relation to these matters. Provincial and municipal government. In each of the 10 provinces, the sovereign is represented by a lieutenant governor appointed by the governor general and council and acting on the advice of the ministry or executive council, which is responsible to the legislature and resigns office when it ceases to enjoy the confidence of that body. The legislatures are unicameral, consisting of an elected legislative assembly, and the lieutenant governor. The duration of a legislature may not exceed 5 years from the date of the election of its members. The legislature in each province may exclusively make laws in relation to amendment of the constitution of the province, except as regards as the lieutenant governor, direct taxation within the province, establishment and tenure of provincial offices and appointment and payment of provincial officers, the management and sale of public lands belonging to the province and of the timber and wood thereon, the establishment, maintenance and management of public and reformatory prisons in and for the province, the establishment, maintenance and management of hospitals, asylums, charities and charitable institutions in and for the province other than marine hospitals, municipal institutions in the province, shop, saloon, tavern, auctioneer and other licenses issues for the raising of provincial or municipal revenue, local works and undertakings other than inter-provincial or international lines of ships, railways, canals, telegraphs, etc., or works, which, though wholly situated within the province, are declared by the federal parliament to be for the general advantage either of Canada or 2 or more provinces, the incorporation of companies with provincial objects, the solemnization of marriage in the province, property and civil rights in the province, the administration of justice in the province, including the constitution, maintenance and organization of provincial courts, both in civil and criminal jurisdiction, and including procedure in civil matters in these courts, the imposition of punishment by fine, penalty or imprisonment for enforcing any law of the province relating to any of the aforesaid subjects, generally all matters of a merely local or private nature in the province. Further, provincial legislatures may exclusively make laws in relation to education, subject to the protection of religious minorities, and to non-renewable natural resources, forestry resources and electrical energy, including their export from one province to another, and to the right to impose any mode or system of taxation thereon, subject in both cases to such laws not being discriminatory. Page number 154. Judicial system. The Supreme Court of Canada is the ultimate court of appeal in both civil and criminal cases throughout Canada. The Supreme Court is also required to advise on questions referred to it by the Governor-General in Council. Important questions concerning the interpretation of the Constitution Act, the constitutionality or interpretation of any federal or provincial law, the powers of Parliament or of the provincial legislatures, among other members, may be referred by the government to the Supreme Court for consideration. In civil cases, appeals may be brought from any final judgment of the highest court of last resort in a province. The Supreme Court will grant permission to appeal if it is of the opinion that the question of public importance is involved, one that transcends the immediate concerns of the parties to the litigation. It criminalizes the court will hear appeals as of right concerning indictable offences where an acquittal has been set aside or where there has been a dissenting judgment on a point of law in a provincial court of appeal. The Supreme Court may in addition consent to hear appeals on question of law concerning both summary conviction and all other indictable offences, constitution and government of France's. Critical estimate. Finally, we may look into the merits and demerits of a federal system. Since it is opposed to the unitary or centralized system of government, the merits of one are the demerits of another and vice versa. First, we discuss the case of federalism.
Number 1. Under a federal system, small states may unite themselves into a more powerful commonwealth and thereby obtain certain manifest advantages, both internal and external, which flow from the union without at the same time wholly surrendering their separate existences and sacrificing their right to govern themselves in respect to matters which concern them alone. It thus combines the advantages of national unity with those of local autonomy and the right of self-government. In return for this advantage, the people are reconciled to the loss of power which they attain through the delegation to the central government of the authority to regulate certain affairs of general interest to all the states composing the union. It furnishes the means of maintaining an equilibrium between the centrifugal and centripetal forces in a state of widely different tendencies. Number 2. It is only political system which makes it possible to have uniformity of legislation, administration and adjudication throughout the country in respect to those matters concerning which uniformity is desirable and at the same time makes possible diversity where it is desirable by reason of the varying conditions and standards which prevail in different parts of the country. It is therefore adapted to states of vast area and diversity of conditions and also to those small ones whose people are separated by racial, geographical and other barriers and who can be reconciled to live under a common regime only when they are permitted a certain degree of autonomy. Number 3. By permitting the inhabitants of each component state a large measure of self-government, their interest in public affairs is stimulated. They are better qualified for determining their own policies and regulating their own local affairs than uninformed, overburdened, distantly removed bureaucrats are, and in consequence of the division of competence, the central authorities, legislative and administrative, are relieved of the burdens and congestion which oppress them where the unitary system prevails. Page number 155. Point number 4. The component units may experiment with the new legislative and administrative approaches to the constantly changing problems presented by a technological age, and often such laboratory experiment by a single state serve as a judge for federal legislation. Number 5. A federal system provides a model for world government. If the dreams of those who are contemplating a design for one world, one stage, one government, one citizenship and the like are to be realized, the pattern of international administration would be possible on federal lines. A federal system has its own weakness, inherent as well as circumstantial, that may be enumerated as under. Number 1. It is a weak government on account of the division of powers between the center and the units. Thus, in times of national crisis, it faces numerous difficulties. The central government is not powerful enough to deal with all vociferous tendencies that entail from the distribution of authority between the two coordinate governments. Number 2. Federal system creates a twilight zone that becomes a source of unnecessary complexity and confusion. There is duplicity of legislation, administration, taxation, adjudication and the like. It entails heavy expenditure at the cost of the taxpayer. There arise so many situations when the federal government may lack constitutional authority to act, yet their action by individual states may be futile without concerted action by all of them. Such uniform state action difficult, if not impossible to achieve, particularly where individual states see a short-run advantage in non-conformity. Number 3. It is said that many problems of a federal system may be solved by making necessary changes in the constitution of the state. But this can not done so easily because the process of constitutional amendment is deliberately made rigid and cumbersome, where the amending process is difficult and slow, as in the United States and Switzerland. Much time may elapse before urgent problems are met, if indeed the proposed amendment is ever ratified. Number 4. A federal government is a weak government, and for this reason, for the fear of disintegration always remains. Any unit may challenge the authority of the center and thereby take to the path of secession.
Only a strong center can meet the challenge of the rebels, as was done by the government of President early in 1860s. Congo had a different fate in 1960. Number 5. A federal state cannot pursue a vigorous foreign policy because of its likely repercussions on the attitudes of the governments of the units. For instance, the American states, by virtue of their reserved powers over the rights of a person and property, may create difficulties for the central government by making laws affecting the aliens. It is true that a federal system has its own points of strength and weakness. A plausible conclusion would be that, in spite of several inherent difficulties, it alone is suited for the countries having a vast area and or diversity in respect of racial, religious, linguistic and cultural factors. It is for this salient reason that several countries of the world have adopted it. In such a country, only a federal system provides a solution to the major problems of the people, and they feel less danger from the rise of a despotic, centralized government usurping their rights. Spelling of usurping, usurping. Page number 156. विटामिन. विटामिन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा वाइटल अमीन से हुई है. वाइटल अमीन शब्द का अर्थ है आवश्यक नाइट्रोजनी मिश्रण. इस पारिभाषिक शब्द का निर्माण फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो पोलैंड का निवासी था. इसने यह नाम उस पदार्थ को दिया था जो बेरी तत्व का प्रतिरोधक होता है. बाद में अंग्रेजी का अंतिम अक्षर ई निकाल दिया और विटामिन शब्द का सृजन हुआ. लेकिन वैज्ञानिकों को जब अधिक विटामिनों का पता लगा, तब यह अनुभव किया गया कि हालांकि सभी विटामिन नाइट्रोजनी मिश्रण नहीं होते हैं, लेकिन ये सभी विटामिन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्व हैं. विटामिन अनेक रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होते हैं. हमारे शरीर को इनकी जरूरत बहुत थोड़ी मात्रा में होती है. ये हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं, किंतु ये हमारे शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं. चूंकि ये शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं तैयार किए जा सकते, अतः इनकी पूर्ति आहार के माध्यम से करनी आवश्यक होती है. मोटे तौर पर विटामिनों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है. पहला, वसा में घुलनशील जैसे विटामिन ए, डी, ई और के विटामिन. दूसरा, जल में घुलनशील जैसे विटामिन बी और सी वर्ग के विटामिन. विटामिन ए. विटामिन ए का पता 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में डॉक्टर मैक कॉलम और डेविस ने लगाया था. डॉक्टर मैक कॉलम ने अपने प्रयोग चूहों पर किए और उन्हें यह पता लगा कि जब कुछ चूहों को मक्खन और अंडे की जर्दी मिले हुए खाने पर रखा जाता है, तब ये चूहे उन चूहों की तुलना में काफी अधिक हष्ट पुष्ट होते हैं जिन्हें केवल सुअर की चर्बी और सब्जी पर रखा गया था. उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मक्खन और अंडे की जर्दी में ऐसे खाद्य तत्व होते हैं जो सुअर की चर्बी और सब्जियों में नहीं होते हैं. उन्होंने वर्ष 1913 में मक्खन और अंडे की जर्दी से विटामिन ए को ढूंढ निकाला. रासायनिक विश्लेषण. विटामिन ए कई रूपों में जैसे रेटिनोल, रोटिनॉल और रेटिनोइक एसिड आदि रूपों में मिलता है. इन सभी रूपों को विटामिन ए कहा जा सकता है. विटामिन ए अपने शुद्ध रूप में रवेदार मिश्रण होता है जिसका रंग हल्का पीला होता है. यह सहज रूप में जानवरों में पाया जाता है. यह वसा में या वसायुक्त घुलनशील मिश्रण में तो घुल सकता है, लेकिन पानी में नहीं घुल सकता. यह ताप, अम्ल और क्षार में अपेक्षाकृत स्थिर रहता है. यह आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है और पराबैंगनी विकिरण द्वारा शीघ्रता से नष्ट हो जाता है. सभी प्रकार के विटामिन ए का मूल स्रोत कैरोटीन है, जो पौधों में संश्लेषित होता है. पशु और मनुष्य दोनों ही अपने भोजन से कुछ न कुछ विटामिन ए प्राप्त करते हैं. कैरोटीन भी रवेदार होते हैं, लेकिन इनका रंग गहरा लाल होता है. इन्हें विटामिन ए का प्रारंभिक रूप कहते हैं. पौष्टिक आहार में कैरोटीन के अल्फा, बीटा और गामा अणुओं का बड़ा महत्व होता है. बीटा कैरोटीन विटामिन ए के 2 अणुओं का उत्पादन करता है. कार्य. नंबर 1, कम रोशनी में आसानी से देखने के लिए विटामिन ए जरूरी होता है. रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, रोड्स व कोन्स, जिनमें से रोड्स कम रोशनी देखने में सहायक होता है और कोन्स तेज रोशनी में. रोड्स में उपस्थित रोडाप्सिन एक प्रकार के प्रोटीन और विटामिन ए के संयोजन से बनता है. रोडोप्सिन तेज रोशनी में इन तत्वों में विघटित हो जाता है और कम रोशनी में ये तत्व विटामिन ए और प्रोटीन दोबारा संगठित होकर रोडोप्सिन बनाते हैं. यह रोडोप्सिन हमें कम रोशनी में देखने में मदद करता है. नंबर 2,
शरीर में श्लेष्मिक झिल्ली यानी इपिथेलियम को एक रूप में बनाए रखने, खास तौर से उस झिल्ली को एक सम बनाए रखने के लिए विटामिन ए जरूरी होता है, जो हमारी आंखों, मुंह, श्वसन, पाचन संस्थान और जननेंद्रिय तंत्र में होती हैं। इस झिल्ली के होने से शरीर जीवाणुओं में प्रवेश से बचे रहते हैं। नंबर 3, विटामिन ए हमारे शरीर के ढांचे और हमारे दांतों के विकास के लिए जरूरी होता है। नंबर 4, विटामिन ए हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाए रखने में भी सहायता करता है। पृष्ठ संख्या 18। इस पृष्ठ पर 4 चित्र रेखांकित किए गए हैं। पहला चित्र कंजक्टिवल किरोसिस से संबंधित है। दूसरा चित्र बीटोटस स्पॉट से संबंधित है। तीसरा चित्र कॉर्नियल जीरोसिस से संबंधित है। चौथा चित्र कीरेटोमलेशिया से संबंधित है। पृष्ठ संख्या 19। खाद्य स्रोत। विटामिन ए मुख्यतः जीवों से मिलने वाले भोजन से मिलता है, जैसे ताजा मछली, तेल आदि। यह दूध, मक्खन, पनीर, कलेजी और अंडे की जर्दी में भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। विटामिन ए वनस्पतियों में मिलने वाले भोजन में नहीं होता, लेकिन इसका प्रारंभिक रूप कैरोटीन खाद्य पदार्थों में मिल जाता है, जो शरीर में विटामिन ए बन जाता है। कैरोटीन ऐसे सभी पौधों में होता है जिनकी पत्तियों तथा फलों का रंग हरा और पीला होता है। पौधों की पत्ती की हरियाली उसमें प्राप्त कैरोटीन की मात्रा पर निर्भर करती है। हरी पत्ती वाली सब्जियां, पालक, शलगम की पत्तियां, चुकंदर की पत्तियां, धनिया, मीठा नीम आदि। पीले रंग की सब्जियां, गाजर, शकरकंद, सीताफल। पीले रंग का फल, पपीता, आम, खुमानी, आड़ू। प्रस्तावित दैनिक आहार्य मात्रा। वयस्कों के लिए विटामिन ए रेटिनॉल की प्रस्तावित मात्रा 600 माइक्रोग्राम है। बीटा कैरोटीन के रूप में यह आवश्यकता 2400 माइक्रोग्राम है। बीटा कैरोटीन और रेटिनॉल को परस्पर परिवर्तित करने के लिए निम्न फार्मूला प्रयोग में लाया जाता है। 1 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन बराबर 0.25 माइक्रोग्राम रेटिनॉल। यदि आहार में रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन दोनों हैं, तो विटामिन ए की मात्रा निम्न तरीके से निकाली जाती है। रेटिनॉल मात्रा माइक्रोग्राम बराबर माइक्रोग्राम रेटिनॉल प्लस माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन इंटू 0.25। यदि बीटा कैरोटीन और रेटिनॉल दोनों माइक्रोग्राम में दिए हैं। सारणी 1। भारतीयों के लिए विटामिन ए की दैनिक प्रस्तावित मात्रा ICMR 1990। नीचे एक तालिका है। तालिका में 2 कॉलम है। पहले कॉलम में वर्ग, दूसरे कॉलम में विटामिन ए माइक्रोग्राम, रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन। वर्ग वयस्क पुरुष। रेटिनॉल में विटामिन ए 600 माइक्रोग्राम और बीटा कैरोटीन में 2400 माइक्रोग्राम। वर्ग स्त्री। रेटिनॉल में विटामिन ए 600 माइक्रोग्राम, बीटा कैरोटीन 2400 माइक्रोग्राम। वर्ग गर्भवती स्त्री। रेटिनॉल में विटामिन ए 600 माइक्रोग्राम और बीटा कैरोटीन में विटामिन ए 2400 माइक्रोग्राम। वर्ग स्तन्यकाल। रेटिनॉल में विटामिन ए 950 माइक्रोग्राम और बीटा कैरोटीन में विटामिन ए 3800 माइक्रोग्राम। वर्ग शिशु 0 से 6 महीना। रेटिनॉल में डैश बीटा कैरोटीन डैश। वर्ग 6 से 12 महीना। रेटिनॉल में विटामिन ए 350 माइक्रोग्राम और बीटा कैरोटीन में विटामिन ए 1400 माइक्रोग्राम। वर्ग बच्चे 1 से 3 वर्ष। रेटिनॉल में विटामिन ए 400 माइक्रोग्राम और बीटा कैरोटीन में विटामिन ए 1600 माइक्रोग्राम। वर्ग 4 से 6 वर्ष। विटामिन ए रेटिनॉल में 400 माइक्रोग्राम, बीटा कैरोटीन में विटामिन ए 1600 माइक्रोग्राम। वर्ग 7 से 9 वर्ष। रेटिनॉल में विटामिन ए 600 माइक्रोग्राम और बीटा कैरोटीन में विटामिन ए 2400 माइक्रोग्राम। वर्ग 10 से 12 वर्ष। विटामिन ए रेटिनॉल 600 माइक्रोग्राम,
बीटा कैरोटीन में विटामिन ए 2400 माइक्रोग्राम। वर्ग किशोर 13 से 15 लड़के और लड़कियां। रेटिनॉल में विटामिन ए 600 माइक्रोग्राम और बीटा कैरोटीन में विटामिन ए 2400 माइक्रोग्राम। वर्ग 16 से 18 लड़के और लड़कियां। रेटिनॉल में विटामिन ए 600 माइक्रोग्राम और बीटा कैरोटीन में विटामिन ए 2400 माइक्रोग्राम। पृष्ठ संख्या 20। कमी। नंबर 1, विटामिन ए की कमी से आंख में होने वाले परिवर्तनों को ज़ीरोप्थेलेमिया कहते हैं। ज़ीरोप्थेलेमिया के कारण अंधापन हमारे देश में एक प्रमुख सामाजिक स्वास्थ्य समस्या है। विटामिन ए की कमी का सबसे बड़ा लक्षण रतौंधी है, जिससे व्यक्ति को शाम के बाद या कम रोशनी में दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके पश्चात कंजक्टाइवल ज़ीरोसिस हो जाता है, जिसमें कंजक्टाइव सूख जाती है। इसके अतिरिक्त कंजक्टाइव में सूखे झाग जैसे तिकोने धब्बे नजर आते हैं, जिन्हें बाइटॉट स्पॉट कहते हैं। तत्पश्चात कॉर्निया सूखा चमकदार जैसा दिखाई देता है। इस स्थिति को कॉर्निया ज़ीरोसिस कहते हैं। अंत में कीरेटोमलेशिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें कॉर्निया नरम पड़ जाता है और गल जाता है। इस स्थिति के पश्चात उपचार से भी व्यक्ति की आंख को नहीं बचाया जा सकता और व्यक्ति अंधा हो जाता है। नंबर 2, विटामिन ए की कमी से श्लेष्मिक झिल्ली की कार्यक्षमता कम और केराटिनीकरण हो जाता है। इससे आंखों, नासिका, रंध्र, मध्यकर्ण, फेरिंक्स, मुंह, श्वास मार्ग, फेफड़ा और जननेंद्रिय में संक्रामक रोग होने की भी संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, इस विटामिन की कमी होने का सबसे खास लक्षण त्वचा का सूखना और धब्बेदार होना है। इस प्रकार की त्वचा को टोड त्वचा कहते हैं। विटामिन डी। शुद्ध विटामिन डी को रवेदार पदार्थ के रूप में सन 1930 में ढूंढ निकाला गया था। इसे कैल्सीफेरोल कहते हैं। इसे रिकेट्स विरोधी विटामिन भी कहा जाता है। रासायनिक विश्लेषण। विटामिन डी स्टेरोल मिश्रण का एक समूह है, जिसमें रेकिटिक प्रतिरोधी तत्व होते हैं। इनमें से केवल 2 का संबंध पोषण विज्ञान से है। पहला विटामिन D2 या एर्गोकैल्सीफेरोल, यह पौधों में मिलता है, और दूसरा विटामिन D3 या कोलेकैल्सीफेरोल, यह पशुओं की कोशिकाओं में मिलता है और पराबैंगनी प्रकाश के परिणाम स्वरूप त्वचा में उत्पन्न होता है। शुद्ध विटामिन डी श्वेत रवेदार मिश्रण होता है। यह वसा तथा वसा विलायकों में घुलनशील है, लेकिन यह पानी में नहीं घुल सकता। यह ताप, क्षार और ऑक्सीजन में स्थिर रहते हैं। कार्य। नंबर 1, विटामिन डी से हमारी आंतड़ियों से कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण नियंत्रित होता है। इससे हमारी हड्डियां और दांत मजबूत बनते हैं। अनुमान किया जाता है कि यह विटामिन हमारी आंतड़ियों की झिल्ली को प्रभावित करते हैं, जिससे कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण अधिक होता है। इस प्रकार हमारी हड्डियों और दांतों के विकास के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। नंबर 2, विटामिन डी क्षारीय फास्फोरस के एंजाइम को नियंत्रित करता है, जिससे हमारे शरीर में फास्फेट निस्सरण नियंत्रित होता है। खाद्य स्रोत। विटामिन डी केवल पशुजन्य खाद्य पदार्थों में मिलता है। यह सबसे अधिक मछली के तेल में मिलता है। यह कलेजी, अंडे तथा मक्खन में भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। यह थोड़े बहुत ताजे दूध से बने पदार्थों में भी मिलता है। विटामिन डी का दूसरा स्रोत है सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी की पराबैंगनी किरणों से विटामिन डी का आधा स्वरूप, जो हमारी त्वचा में पहले से ही मौजूद होता है, सक्रिय होता है। दैनिक प्रस्तावित आहार्य मात्रा। हमारे शरीर में कितनी मात्रा में विटामिन डी आवश्यक है, यह अभी पूरी तरह ज्ञात नहीं हो सका। फिलहाल विटामिन डी की 200 IU मात्रा शरीर के लिए आवश्यक मानी जाती है। अगर हम अपने शरीर को थोड़ी देर धूप में दिखाएं, तब इस विटामिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 21। इस पृष्ठ पर चित्र रेखांकित किए गए हैं। पहला चित्र रिकेटी रोसरी से संबंधित है और दूसरा चित्र मुड़े टखने से संबंधित है। पृष्ठ संख्या 22। कमी। बच्चों को विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा में
हमेशा कमी रहती है। इससे हड्डियों का बनना बंद हो जाता है और जो हड्डियां बन गई होती हैं उनमें खनिज तत्व क्षीण होना शुरू हो जाते हैं। इससे हमारे अंगों का रूप विकृत होने लगता है, उनमें सूजन आ जाती है और पसलियां मुड़ने लगती हैं। इस स्थिति को रेकोटिक रोजरी कहते हैं। जो हड्डियां लंबी होती हैं वे किनारे से चौड़ी होने लगती हैं और सीधी रहने के बजाय मुड़ जाती हैं। इससे घुटने मुड़ जाते हैं, टखने झुक जाते हैं, रीढ़ की हड्डी झुककर धनुषाकार हो जाती है। इस विटामिन की कमी होने का एक और लक्षण यह है कि खास तौर पर शिशुओं की खोपड़ी की हड्डी मुलायम पड़ने लगती है और फोंटनेला की हड्डियों में खाली जगह का भरना रुक जाता है। वयस्कों में इस विटामिन की कमी से अस्थि मृदता नामक रोग हो जाता है, जिससे हड्डियां जर्जर हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। विटामिन ई। इवॉन और बिशप ने यह प्रतिपादित किया है कि चूहों में प्रजनन शक्ति के लिए वसा में घुलनशील एक पदार्थ का होना आवश्यक होता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि इस तत्व का अर्थात विटामिन ई का अभाव होने पर चूहों में प्रजनन की शक्ति समाप्त हो जाती है। रासायनिक विश्लेषण। विटामिन ई कुछ विशेष रासायनिक तत्वों में होता है जिन्हें टोकोफेरोल्स कहते हैं। अल्फा टोकोफेरोल एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें सबसे अधिक विटामिन ई पाया जाता है। यह विटामिन उच्च ताप और क्षार में तो नष्ट नहीं होता, लेकिन खट्टी वसा, सीसा, लौह लवणों की उपस्थिति में यह ऑक्सीकृत होने लगता है। इसी प्रकार बैंगनी प्रकाश, क्षार और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका विघटन होने लगता है। कार्य। नंबर 1, विटामिन ई का मुख्य कार्य ऑक्सीजन में प्रेरक के रूप में कार्य करना है। यह ऑक्सीजन के साथ घुल मिलकर आंतड़ियों में विटामिन ए ऑक्सीकरण नहीं होने देता और विटामिन ए बना रहता है। नंबर 2, विटामिन ई असंतृप्त वसा अम्लों का कम से कम ऑक्सीकरण होने देता है और इस प्रकार की झिल्लियों को यथावत बनाए रखता है। नंबर 3, विटामिन ई हड्डियों की भुजा में लाल रक्त कणिकाओं के सृजन में सहायक होता है। नंबर 4, यह क्यू नामक सह एंजाइम के संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा के प्राप्त होने में सहायक होता है। नंबर 5, कुछ पशुओं में उनकी प्रजनन शक्ति बनाए रखने के लिए विटामिन ई आवश्यक पाया जाता है। प्राप्ति साधन। विटामिन ई चौकर के तेल और बिनौले के तेल में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। गहरे रंग की पत्तियों, गिरीदार फलों, फलियों और दालों में भी विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में मिलता है। हालांकि पशुजन्य खाद्य पदार्थों में विटामिन ई कम मात्रा में मिलता है, लेकिन कलेजी, जिगर, दूध, अंडे में यह काफी मात्रा में मिलता है। बच्चों को अपनी मां के दूध में विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन गाय के दूध में यह कम मात्रा में होता है। दैनिक प्रस्तावित आहारीय मात्रा 0.8 मिलीग्राम विटामिन ई प्रति ग्राम बहु असंतृप्त वसा अम्ल के अनुसार आवश्यकता तय की जा सकती है। वनस्पतियों, तेल और वनस्पतियों को भोजन में लेने से हमारे शरीर को विटामिन ई की पर्याप्त मात्रा मिल जाती है और सामान्यतः इसकी कमी नहीं रहती है। पृष्ठ संख्या 23। कमी। विटामिन ई की कमी होने से हमारे रक्त में लाल कणिकाओं के अधिक टूटने से संख्या कम हो जाती है और हम अनीमिया नामक रोग के शिकार हो जाते हैं। समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों में टोकोफेरोल की मात्रा कम रहती है। पशुओं की कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिनमें विटामिन ई की कमी होने से उनकी प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है। मनुष्यों में विटामिन ई की कमी सामान्यतः कम देखी जाती है। विटामिन के। डॉक्टर डॉम 1935 ने यह खोज की कि चूहों को भारी रक्तस्राव होने पर मरने से तभी बचाया जा सकता है जब उसके खून में सामान्य रूप से जमने के गुण अधिक से अधिक रहें। प्रकृति में विटामिन के 2 रूपों में मिलता है, K1 अल्फा अल्फा में और K2 सूक्ष्म जीवाणुओं के संश्लेषण में मिलता है। ये वसा में घुल जाते हैं। ये ताप से नष्ट नहीं होते, लेकिन क्षार, तेज अम्ल, ऑक्सीकरण और प्रकाश में टिक नहीं पाते। कार्य। नंबर 1, विटामिन के की जरूरत प्रोथ्रोम्बिन और जमने वाले अन्य प्रोटीनों के संबंध में जिगर की होती है। नंबर 2, विटामिन के संभवतः ऊतकों में ऑक्सीकारक फॉस्फेटेशन में भी सहायक होता है। प्राप्ति साधन। विटामिन के मुख्यतः पौधों में मिलता है। यह पालक, बंद गोभी, फूल गोभी जैसी सब्जियों के पत्तों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अनाज, फलों और अन्य सब्जियों में यह कम मात्रा में मिलता है। पशुजन्य खाद्य पदार्थों में सुअर का जिगर ही
प्रमुख साधन है। दैनिक प्रस्तावित आहारीय मात्रा। अतड़ियों में संश्लेषित होने और भोजन में विविधता के कारण इसकी दैनिक मात्रा के बारे में कुछ भी प्रस्तावित करना संभव नहीं है। भोजन में विटामिन के की कमी की कोई समस्या नहीं है। कमी। इस विटामिन की कमी अधिकतर दोषपूर्ण अवशोषण के कारण या जिगर की खराबी से होती है, जिससे प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण प्रभावित होता है। भोजन में कमी से ये शायद ही होता है। रक्त में प्रोथ्रोम्बिन की कम मात्रा और खून न जमने के अन्य कारणों के परिणाम स्वरूप अधिक रक्तस्राव होने लगता है। समय से पूर्व जन्मे बच्चों या जिन बच्चों के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं रहती, उनमें और ऐसी माताओं में जो एंटीकोएगुलेंट दवाइयां लेती हैं, इस विटामिन की कमी सबसे अधिक रहती है। विटामिन बी समूहों। सन 1911 के फंक ने विटामिन नाम ऐसे तत्व को दिया जिसे उसने समझा कि इसमें बेरी-बेरी रोग का निवारण किया जा सकता है। मैककॉलम और डेविस ने पानी में घुलनशील बी विटामिन ऐसे सार तत्वों को दिया जो बेरी-बेरी रोग को ठीक करता है। लेकिन इस बात की जानकारी जल्दी ही हो गई कि विटामिन बी कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि अनेक तत्वों का समूह होता है। इसीलिए हम आज इसे विटामिन बी समूह यानी बी कॉम्प्लेक्स नाम से पुकारते हैं। इनमें से कुछ का परिचय इस अध्याय में दिया गया है। थायमिन या विटामिन B1। रासायनिक विश्लेषण और लक्षण। थायमिन हाइड्रोक्लोराइड सफेद रवेदार तत्व होता है। इसमें खमीर की हल्की सी गंध होती है और नमकीन गिरी जैसी स्वाद होता है। यह पानी में जल्दी ही घुल जाता है, लेकिन यह वसा या वसायुक्त तत्वों में नहीं घुल पाता। यह सामान्य या क्षारीय घोल के ताप से जल्दी ही नष्ट हो जाता है। अम्लीय माध्यम में यह 120 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में बना रह सकता है। पृष्ठ संख्या 24। कार्य। थायमिन एक एंजाइम के साथ मिलकर सह एंजाइम का रूप धारण कर लेता है। यह सह एंजाइम ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के रूप में काम करता है। नंबर 1, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपयोग के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी होने पर ऊतकों और शरीर के जल में पाइरूविक अम्ल और लैक्टिक अम्ल का संचय होने लगता है। नंबर 2, अच्छी भूख और पाचन शक्ति के लिए थायमिन की भी आवश्यकता होती है। खाद्य स्रोत। थायमिन थोड़ा बहुत सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलता है। यह मुख्यतः सूखे खमीर, सभी प्रकार के अनाज और दालों, तिलहन और गिरी वाली खाद्य पदार्थों विशेषकर मूंगफली में मिलता है। यह मछली, अंडे, सब्जी और फलों में अपेक्षाकृत कम मिलता है। दैनिक प्रस्तावित आहारीय मात्रा। यह प्रतिदिन 0.5 मिलीग्राम प्रति 1000 किलो कैलोरी आवश्यक है। कमी। थायमिन की कमी होने से बेरी-बेरी और एंसेफेलोपैथी नामक रोग हो जाता है। बेरी-बेरी 3 रूपों में पाया जाता है: सूखी, आर्द्र और शैशव बेरी-बेरी। थोड़ी सी कमी होने पर भूख खत्म हो जाती है, टखने और घुटने के मुड़ने से कष्ट होने लगता है और सनसनाहट पैदा हो जाती है। राइबोफ्लेविन या विटामिन B2। रासायनिक विश्लेषण और लक्षण। संक्षेप में यह विटामिन स्वाद में खट्टा, नारंगी रंग और गंधहीन होता है तथा इसके रवे सुई की तरह नुकीले होते हैं। यह पानी में कुछ कम घुलता है तथा इसमें से हरा तत्व लिए पीली आभा दिखाई देने लगती है। यह अम्ल में उबालने पर यथावत रहता है, किंतु यदि इसे क्षार के घोल में डाल ताप पर रखा जाए तब ये शीघ्र ही विघटित होने लगता है। यह रोशनी में भी नष्ट हो जाता है। कार्य। थायमिन की तरह राइबोफ्लेविन भी एंजाइम से संयुक्त हो जाता है और ऊर्जा के उत्पन्न होने के लिए ऊतकों के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। इस प्रकार यह प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है। प्राप्ति साधन। यह सूखे हुए खमीर में सबसे अधिक मिलता है। यह दूध, कलेजी, मांस, अंडे, हरी पत्ती वाली सब्जियों में भी अधिक मात्रा में मिलता है। अनाज और फलों में यह अधिक नहीं मिलता, लेकिन चूंकि हम काफी मात्रा में अनाज और फलों का भोजन करते हैं, इसीलिए यह विटामिन इसी प्रकार के भारतीय भोजन में मिल जाता है। दैनिक प्रस्तावित आहारीय मात्रा। यह प्रतिदिन 0.6 मिलीग्राम प्रति 1000 किलो कैलोरी हमारे लिए आवश्यक होता है। पृष्ठ संख्या 25। कमी। इसकी कमी होने से जो बीमारियां होती हैं उनमें एराइबोफ्लेविनोसिस नामक बीमारी ऐसी है जो प्रायः देखी गई है। इसकी कमी होने के कोई विशिष्ट लक्षण नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे इनकी कमी का पता लग जाता है। इनमें से कुछ ये हैं। नंबर 1, मुंह के
कोनों का फटना, होठों का फटकर लाल होना। नंबर 2 काइलोसिस। नंबर 3 जीभ का लाल पड़ना। नंबर 4 आंख का लाल हो जाना और इनमें जलन का अनुभव होना। नंबर 5 गुप्तांगों की त्वचा का सूजन। नियासिन अथवा निकोटिनिक अम्ल। रासायनिक विश्लेषण और लक्षण। यह सफेद रुई की नोक जैसे तीखे स्वाद वाले रवे के रूप में मिलता है। यह गर्म पानी में सामान्यतः घुल जाता है, लेकिन ठंडे पानी में थोड़ी ही मात्रा में घुलता है। यह ताप, क्षार, अम्ल, प्रकाश और ऑक्सीकरण में स्थिर रहता है। वस्तुतः यह सबसे स्थायी विटामिन है। नियासिन 2 रूपों में मिलता है, नियासिन और पूर्वगामी नियासिन अर्थात ट्रिप्टोफेन। मनुष्य के शरीर में 50 से 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफेन से 1.0 मिलीग्राम विटामिन प्राप्त होता है। अतः यदि किसी भोजन में अधिक मात्रा में ट्रिप्टोफेन हो तब उस भोजन में पर्याप्त मात्रा में नियासिन प्राप्त होता है, चाहे उस भोजन में नियासिन कितना ही कम क्यों न हो। कार्य। नंबर 1 नियासिन शरीर में जल्दी ही निकोटिनामाइड बन जाता है, जो सह एंजाइम का संगठन होता है। ये सह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय के लिए आवश्यक होते हैं। नंबर 2 यह त्वचा, आंतड़ियों और स्नायु तंत्र के ठीक रूप में कार्य करने के लिए भी आवश्यक है। प्राप्ति साधन। यह अंडे, मांस और मछली में पर्याप्त रूप में मिलता है। यह मूंगफली में भी पर्याप्त रूप में मिलता है। यह अनाज में भी मिलता है। यह आलू, फलियां और कुछ पत्तों वाली सब्जियों में मिलता है, लेकिन अधिकतर फलों और सब्जियों में यह नहीं मिलता है। अंकुर निकली या खमीर उठे खाद्य पदार्थों में नियासिन की मात्रा बढ़ जाती है। दैनिक प्रस्तावित आहार्य मात्रा। इसकी प्रतिदिन की आवश्यकता मात्रा 6.6 मिलीग्राम प्रति 1000 किलो कैलोरी तक है। कमी। नियासिन की कमी से प्लेग्रा नामक रोग हो जाता है। इसके प्रारंभिक लक्षण हैं थकावट, सिरदर्द, कमर दर्द, वजन कम होना और भूख न लगना। इस रोग के 3 प्रमुख लक्षण होते हैं: त्वचाशोथ, अतिसार और मनोभ्रंश। नंबर 1 त्वचाशोथ बीमारी शरीर के उस भाग में होती है जो खुले रहते हैं, जैसे हाथ का पृष्ठभाग, निचली टांगें, चेहरा और गला। नंबर 2 मनुष्य उत्साहहीन रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और संज्ञाहीन हो जाता है। मनोभ्रंश का यदि निदान नहीं किया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। पृष्ठ संख्या 26। पीरोडॉक्सिन अथवा विटामिन B6। रासायनिक विश्लेषण तथा लक्षण। विटामिन B6 अथवा पायरिडॉक्सिन पिरिडीन के 3 रूपों के समूह को कहते हैं: पिरिडॉक्सिन, पिरिडॉक्सील व पिरिडॉक्समाइन। यह पानी में घुलनशील है और अपेक्षाकृत ताप व वसा में नष्ट नहीं होता। कार्य। यह विटामिन अनेक एंजाइम के साथ सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है और कई परिवर्तनों में सहायक है, जैसे अ ट्रिप्टोफेन से नाइसिन, ब लिनोलिक अम्ल से ओराकिडोनिक अम्ल, स अन्य अमीनो अम्लों का पारस्परिक परिवर्तन। प्राप्ति साधन। यह विटामिन मांस, मछली और अंडे में मिलता है। यह थोड़ी बहुत मात्रा में आलू और शकरकंद में भी होता है। यह सभी प्रकार के साबुत अनाजों में भी मिलता है। दैनिक प्रस्तावित आहार्य मात्रा। वयस्कों में इसकी प्रतिदिन 1.5 मिलीग्राम आवश्यकता होती है। कमी। इस विटामिन की कमी से चक्कर आते हैं, मतली होती है। अन्य लक्षण हैं किलांसिस और पेट में दर्द। फोलिक अम्ल वर्ग। यह वर्ग सक्रिय रूप में फोलासिन, टीरोइग्लूटामिक अम्ल, ट्राई और हेप्टा टीरोइग्लूटामिक अम्ल और फोलिनिक अम्ल है। यह दानेदार, चमकदार पीले रवे जैसा लगता है और पानी में थोड़ा घुल सकता है। फोलिक अम्ल को एस्कॉर्बिन अम्ल की सहायता से फोलानिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, जो अधिक सक्रिय होता है। कार्य। नंबर 1 यह DNA के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। नंबर 2 यह अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं के सामान्य उत्पादन के लिए भी आवश्यक होता है। नंबर 3 यह अमीनो अम्ल फिनाइल एलानीन को टाइरोसिन में ऑक्सीकृत किए जाने में आवश्यक होता है। खाद्य स्रोत। यह विटामिन प्राकृतिक और मिश्रित दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलता है। यह कलेजी, गुर्दे, गहरे हरे रंग की पत्तियों वाली सब्जी में अच्छी मात्रा में मिलता है। यह गेहूं व अन्य प्रकार के अनाज में मिलता है। यह सब्जियों, दूध के बने पदार्थ, सुअर का मांस, हल्के रंग वाली सब्जियों में बहुत कम मिलता है। दैनिक प्रस्तावित आहार्य मात्रा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की 1990 की विशेषज्ञ समिति ने प्रतिदिन इस विटामिन की जितनी मात्रा आवश्यक बताई है, उसे सारणी संख्या 2 में दिखाया गया है।
फॉलिक एसिड की आवश्यकता 3 माइक्रोग्राम प्रति किलो शारीरिक भार के हिसाब से भी निकाली जा सकती है। पृष्ठ संख्या 27। सारणी 2, मूल फॉलिक अम्ल की प्रतिदिन की आवश्यक मात्रा। नीचे एक तालिका में 2 कॉलम, पहले कॉलम में वर्ग, दूसरे कॉलम में मात्रा माइक्रोग्राम में। वर्ग वयस्क मात्रा 100 माइक्रोग्राम, वर्ग गर्भवती स्त्री मात्रा 400 माइक्रोग्राम, वर्ग स्तन्यकाल मात्रा 150 माइक्रोग्राम, वर्ग शिशु मात्रा 25 माइक्रोग्राम, वर्ग बच्चे मात्रा 30 से 100 माइक्रोग्राम। कमी, फॉलिक अम्ल की कमी होने से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया व आमाशय विकार हो जाते हैं। यदि इसकी बिल्कुल कमी हो जाए तब प्रजननशीलता कम होने के साथ साथ पूरी तरह नष्ट हो जाती है। साइनोकोबालामीन अथवा विटामिन B12, यह एक ही विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य होता है। यह देखने में गहरे लाल रंग के सुईदार रवा दाने जैसा होता है जो पानी में थोड़ा घुल जाता है। यह विटामिन केवल बड़ी आंत से अवशोषित होता है। इसका अवशोषण म्यूकोप्रोटीन एंजाइम के रहने पर निर्भर करता है जो आंत श्लेष्मिका से उत्पन्न होता है। यह एंजाइम महत्वपूर्ण घटक के रूप में जाना जाता है। कार्य, नंबर 1, न्यूक्लिय अम्ल और न्यूक्लिय प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। नंबर 2, यह हड्डियों की भुजा में लाल रक्त कणिकाओं के परिपक्व होने के लिए आवश्यक है। नंबर 3, यह स्नायु संबंधी ऊतकों के चयापचय के लिए भी आवश्यक होता है। प्राप्ति साधन, यह पशुओं से मिलने वाले भोजन में भी मिलता है। यह सबसे अधिक कलेजी, मांस और दूध में मिलता है। यह वनस्पतियों से मिलने वाले भोजन में उपलब्ध नहीं होता है। प्रस्तावित दैनिक आहार्य मात्रा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद 1990 ने प्रतिदिन के लिए इस विटामिन की जितनी मात्रा आवश्यक निर्धारित की है उसे इस सारणी में दिखाया गया है। सारणी 3, विटामिन B12 की दैनिक प्रस्तावित मात्रा। यहाँ नीचे एक तालिका है। तालिका में 2 कॉलम, पहले कॉलम में वर्ग, दूसरे कॉलम में विटामिन B12 माइक्रोग्राम में। वर्ग वयस्क विटामिन B12 1 माइक्रोग्राम, वर्ग गर्भवती स्त्री विटामिन B12 1.0 माइक्रोग्राम, वर्ग स्तन्यकाल विटामिन B12 1.5 माइक्रोग्राम, वर्ग शिशु विटामिन B12 0.2 माइक्रोग्राम, वर्ग बच्चे विटामिन B12 0.2 से 1.0 माइक्रोग्राम। कमी, इस विटामिन की कमी होने से परनीशियस अनीमिया हो जाता है। यह अभाव आनुवांशिक विकार होने के परिणाम स्वरूप होता है। आनुवांशिक विकार से इंट्रिंसिक फैक्टर के निर्माण पर असर पड़ता है। मैक्रोसिटिक अनीमिया और स्नायु तंत्र के हार्मोन परिवर्तन होते हैं। प्रायः यह देखा गया है शाकाहारी भोजन में विटामिन B12 का अभाव होता है। उससे विकास तो रुक जाता है लेकिन अनीमिया नामक रोग नहीं होता है। पृष्ठ संख्या 28। एस्कॉर्बिक अम्ल अथवा विटामिन सी, रासायनिक विश्लेषण और लक्षण। विटामिन सी सफेद रंग का रवेदार मिश्रण होता है। इसकी संरचना अपेक्षाकृत सरल होती है और मोनोसैकेराइड शर्करा से इसका घनिष्ठ संबंध है। यह कम कीमत पर ग्लूकोज से संश्लिष्ट कर तैयार किया जाता है। विटामिन सी अन्य विटामिनों की अपेक्षा जल्दी नष्ट हो जाता है। यह पानी में रोशनी, क्षार, ऑक्सीकृत एंजाइम से जल्दी ही नष्ट हो जाता है। यह भंडार में रखने, प्रोसेस करने और पकाने में अक्सर नष्ट हो जाता है। कार्य, नंबर 1, यह कोलेजन नामक प्रोटीन के निर्माण और आरक्षण के लिए आवश्यक होता है जो हमारे सारे शरीर में व्याप्त रहता है। कोलेजन एक ऐसा संश्लेषक पदार्थ है जो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को आपस में बांधे रखता है। नंबर 2, ऑपरेशन के बाद ऊतकों के उत्पादन में विटामिन सी अत्यंत आवश्यक है। नंबर 3, यह अमीनो अम्ल के सामान्य चयापचय में महत्वपूर्ण कार्य करता है। नंबर 4, यह फेरिक आयन को फोरस आयन में रूपांतरित करता है जिससे आंत के लौह तत्व का अवशोषण सरलतापूर्वक संपन्न होता है। खाद्य स्रोत, यह विटामिन मुख्यतः फलों व सब्जियों में मिलता है। यह नींबू जाति के फल जैसे नारंगी, अंगूर फल, तरबूज और नींबू बेरी, तरबूज, अनानास, अमरूद, नाशपाती, केला, हरी सब्जी, हरी मिर्च, आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह सूखी फलियों में बिल्कुल नहीं होता लेकिन जब अंकुर निकल आते हैं तब यह 7 गुना अधिक मिलता है।
दूध, अंडे, मांस और चूजों में यह बिल्कुल नहीं होता। पशुओं के दूध की अपेक्षा माता के दूध में एस्कॉर्बिक अम्ल 4 से 6 गुना तक होता है, जिससे स्कर्वी रोग से शिशु की रक्षा होती है। दैनिक प्रस्तावित आहारीय मात्रा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की विशेष समिति 1990 ने प्रतिदिन के लिए इस विटामिन की जितनी आवश्यकता बताई है उसे सारणी 4 में दिखाया गया है। सारणी 4, विटामिन सी की दैनिक प्रस्तावित मात्रा। नीचे एक तालिका है। तालिका में 2 कॉलम हैं। पहले कॉलम में वर्ग, दूसरे कॉलम में मात्रा मिलीग्राम में। वर्ग वयस्क मात्रा 40 मिलीग्राम, वर्ग गर्भवती स्त्री मात्रा 40 मिलीग्राम, वर्ग स्तन्यकाल मात्रा 80 मिलीग्राम, वर्ग शिशु मात्रा 25 मिलीग्राम, वर्ग बच्चे मात्रा 40 मिलीग्राम। पृष्ठ संख्या 29। कमी। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी होने से कोलेजन नामक तत्व का बनना रुक जाता है, जो संश्लेषक पदार्थ होता है। इसकी कमी होने के कुछ लक्षण और भी हैं, जैसे जोड़ों में हल्का हल्का दर्द होना, चिड़चिड़ापन, शिशुओं और बच्चों की वृद्धि रुक जाना, एनीमिया, सांस लेने में कठिनाई, रोगाक्रांत रहना और घाव का देर से भरना। एस्कॉर्बिक एसिड की अधिक कमी हो जाने की वजह से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इस रोग में मसूड़े फूल जाते हैं और उनमें से खून आने लगता है। कई जगह रक्तस्राव होता है, अनीमिया और कमजोरी आ जाती है। आजकल पूर्ण स्कर्वी नामक रोग इतना अधिक नहीं मिलता, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड की कमी प्रायः देखने में आती है। अध्याय 3, आपातकाल में बाहर निकलना। आपातकाल में बाहर निकलने के साधन। विकलांगजनों को समाज की मुख्यधारा में लाने में आग लगने जैसी स्थिति में सुरक्षा संबंधी मानदंडों को बढ़ाने जैसी चुनौतियां नए रूप में या बढ़े रूप में उत्पन्न हो जाती हैं। इस खंड में डिजाइनरों, इंजीनियरों, अग्नि सुरक्षा कर्मियों, निर्माण प्रबंधकों के लिए अग्नि सुरक्षा संबंधी मानदंडों की चर्चा की गई है, जो विकलांग उपभोक्ताओं व गैर विकलांग उपभोक्ताओं के लिए स्थापित किए गए हैं। अग्नि। यदि कमरे में ज्वलनशील पदार्थ न हो तो आग पहले धीरे धीरे फैलती है। जो आग का आकार बड़ा होता जाता है, जहरीली गैसें उत्पन्न होने लगती हैं। ये तेजी से छत की ओर उठती हैं तथा दरवाजे से निकलने लगती हैं। यदि कमरे में बहुत ज्यादा सामान हो तो आग और तेजी से भड़केगी तथा लपटें व धुआं पूरे कमरे और फिर पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लेगा। यदि छोटे रूप में ही अग्नि का पता चल जाता है तो उसे आसानी से बुझाया जा सकता है, पर अप्रशिक्षित व्यक्ति अच्छी तरह फैली आग को नहीं बुझा सकता है। इस प्रकार की आग को बुझाना एक खतरनाक कार्य हो सकता है तथा बचाव या बाहर निकलने का समय बर्बाद हो जाता है। आपातकालीन अग्नि सुरक्षा। सामान्य सिद्धांत। क, सुरक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ख, विकलांग व्यक्तियों को अपने बचाव हेतु सहायता देनी चाहिए। ग, अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण में विकलांगजनों को भी शामिल किया जाना चाहिए। पृष्ठ 129। डिजाइन अवयव व सुरक्षा उपाय। अग्नि सुरक्षा कोडों के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि भवन की डिजाइन इस प्रकार किया जाए ताकि सुरक्षा संबंधी विशेषताएं उनमें हों। अग्नि सुरक्षा संबंधी अवयव 3 उद्देश्यों की ओर निर्देशित होते हैं। ये हैं: 1. अग्नि की खोज करने। 2. लोगों को आग से अलग करना। ऐसा या तो भवन को खाली कराकर किया जा सकता है या भवन में ही शरण हेतु क्षेत्र में स्थान देकर किया जा सकता है तथा भवनवासी राहत देने वालों की प्रतीक्षा कर सकते हैं। तथा 3. अग्नि पर नियंत्रण स्थापित करके या उसे बुझाकर। अनेक मामलों में विकलांग लोगों को विशिष्ट डिजाइन विशेषताओं की आवश्यकता नहीं होती है, पर पर्याप्त अग्नि सुरक्षा शिक्षा एक आवश्यक बचाव उपाय है। अग्निजन्य आपातकालीन स्थिति में सामान्य व्यक्ति विकलांग हो सकते हैं। आग के मामले में हर व्यक्ति प्रभावी रूप से विकलांग हो जाता है। धुआं व जहरीली गैसें दृष्टि को बाधित कर सकती हैं। खतरे की घंटियां श्रवण शक्ति को बाधित कर देती हैं तथा भय व आतंक का माहौल बन जाता है। इस प्रकार सभी की निर्णय लेने की क्षमता सीमित हो जाती है। आदर्श स्थिति वो होती है जिसमें सभी को अपना बचाव करने की जानकारी व क्षमता होनी चाहिए। आपात स्थिति में ये क्षमता अधिकतम होनी चाहिए। इसमें भवन के स्वरूप में चंद परिवर्तन करने पड़ सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर अग्निकांड के समय श्रव्य अलार्म के साथ साथ बाधितों के लिए दृश्य फ्लैशिंग लाइट अलार्म लगाया जा सकता है। स्पर्श अनुभूति कराने वाले नक्शे बाहर निकलने हेतु वैकल्पिक मार्ग को दर्शा सकते हैं। इससे दृष्टि बाधित जन लाभान्वित हो जाते हैं, पर जिन्हें चलने में कठिनाई होती है उन्हें किसी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, पर इसके लिए शरण स्थल पहले से ही स्थापित होना चाहिए और इसकी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। बड़ी सार्वजनिक इमारतों में मुख्य लॉबी में स्वैच्छिक पंजीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आपात स्थिति में विकलांग व्यक्ति की स्थिति आसानी से पता चल सके। इस प्रकार की सभी अग्नि ड्रिलों में विकलांग व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए। पृष्ठ 130। शरण भवन को सीढ़ियों व लिफ्ट के जरिए तत्काल खाली कराने की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के लिए भवन के ही अंदर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का उपाय होना चाहिए। ये व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि ये लोग वहां पर तब तक रह सकें जब तक अग्नि पर नियंत्रण न हो जाए या अग्निशमन कर्मी उन्हें बाहर निकालने का प्रबंध न कर ले। कुछ भवन निर्माण कोडों के अनुसार ऐसे शरण स्थल बनाने का प्रावधान होता है। ये अग्नि सुरक्षित सीढ़ियों की लैंडिंग पर होती है जो कि हर तल पर होती है तथा इनमें 1-2 व्हीलचेयर आ सकती हैं। खतरे के संकेत, खतरे के तंत्र, ध्वनि संबंधी अलार्म, कंपन करने वाले अलार्म तथा खतरे से बच निकलने हेतु निर्देश। यदि आपातकालीन चेतावनी तंत्र यथा कंपन अलार्म या बोलने वाले अलार्म लगाए गए हों तो दृष्टि बाधित लोगों के लिए चेतावनी तंत्र अवश्य होना चाहिए। दृश्य चेतावनी युक्तियां श्रवण बाधित लोगों के लिए अवश्य लगाई जानी चाहिए। बिस्तर के पास सॉकेट लगाए जाने चाहिए ताकि अलार्म तंत्र, जिसमें तकिए के नीचे लगाए जाने वाला अलार्म तंत्र भी शामिल होता है, आसानी से जोड़ा जा सके। फ्लैशिंग लाइटें, कंपन करने वाले बिस्तर या परिवर्तनीय वेग वाले पंखे बधिर व बधिरांध लोगों को आसानी से चेतावनी दे सकते हैं। आपातकाल में बाहर निकलने हेतु लाइटें, दिशा दर्शाने वाले संकेत हर तल पर लगाए जाने चाहिए। ये तब उपयोगी भूमिका निभाते हैं जब बहुत सारा धुआं एकत्रित हो जाता है। पहले से रिकॉर्ड किया गया संदेश घटना स्थल पर ही प्रसारण जो केंद्रीय नियंत्रण केंद्र से किया जाए अति उपयोगी रहता है। आपातकालीन निकास, सुगम परिवेश वो माना जाता है जिसमें व्यक्ति न केवल आसानी से व स्वतंत्रता पूर्वक प्रवेश कर सके व उपयोग कर सके, वरन इस प्रकार आपातकाल में निकल भी सके। पृष्ठ 131। आपातकालीन निकास रणनीति। आपातकालीन निकास रणनीति का मौलिक सिद्धांत है लोगों को क्षैतिज दिशा में सुरक्षित इलाकों में ले जाना, जहां पर वे सहायता या बचाव पा सके। इसके बाद वे ऊपर चढ़कर अंतिम एग्जिट स्तर पर पहुंच सके। अतः निकास का मार्ग क्षैतिज रूप से बाहर निकलने का मार्ग शरण स्थली, स्टेयर बेल, लिफ्ट आदि होते हैं। सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता, अग्नि से बचकर बाहर निकलने की रणनीति आदि अपने स्थान पर रहने चाहिए। आग लगने के कारण किसी स्थान को खाली कराने की रणनीति में प्रबंधन प्रक्रिया भवन की डिजाइन, इसमें होने वाली बसावट तथा इसके उपयोग पर निर्भर करती है। जो लोग भवन में काम करते हैं उनके सुरक्षित रूप से बाहर निकलने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए। आपात स्थिति में उनके बाहर निकलने में कठिनाई हो सकती है। इनमें सभी शामिल होते हैं यथा दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, सीखने संबंधी विकलांगता से पीड़ित, गतिशीलता से संबंधित विकलांगता से पीड़ित आदि। नए भवन उपभोक्ताओं को प्रारंभिक सत्र में बाहर निकलने के रास्ते से परिचित करा दिया जाना चाहिए। ये निकटतम पथ के अतिरिक्त होना चाहिए। उन्हें शरण स्थल व आपात स्थिति की प्रक्रिया से भी अवगत करा दिया जाना चाहिए। उन्हें यह अवसर भी दिया जाना चाहिए कि विशेष उपकरण की अपनी पसंद भी बताएं। यदि उन्हें अलग से सहायक की आवश्यकता हो तो वो भी बताएं। इसे व्यक्तिगत आपात स्थिति में निकास योजना के अंतर्गत दर्ज किया जा सकता है। निकास के पथ पर स्पष्ट व सुप्रकाशित संकेत व्यवस्था आवश्यक होती है। पृष्ठ 132। आपातकाल में प्रयोग हेतु सीढ़ियां अन्य सीढ़ियों के लिए स्थापित मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए। ऊंची ऊंची इमारतों में सर्पिल आकार की लोहे की सीढ़ियां होती हैं जो उन विकलांगों के लिए बाधक होती हैं जिनकी गतिशीलता बाधित होती है। कुछ गतिशीलता संबंधी सहायक उपकरण सीढ़ियों पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे हल्की खाली कराने हेतु कुर्सियां।
विशिष्ट मांसपेशी अस्थि पंजर संबंधी विकलांगताओं से युक्त व्यक्तियों या वैसी ही गतिशीलता वाली समस्याओं वालों को चलने में अत्यंत कठिनाई होती है। गलत ढंग से चलने से वे और आहत हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि खाली करने वाले कर्मी इवाकुएशन चेयरों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित हों, साथ ही जो व्यक्ति उन्हें ले जा रहे हों उनकी सहायता करने में सक्षम हों। अग्नि अलार्म तथा अग्निशमन उपकरण। श्रव्य अग्नि अलार्म में फ्लैशिंग लाइट भी जोड़ा जाना चाहिए। इससे श्रवण बाधित व्यक्ति सतर्क हो जाता है। स्टाफ को अग्निशमन उपकरण आदि की स्थिति का पता होना चाहिए। पृष्ठ 133। अग्निशमन उपकरण निकास संबंधी सूचनाओं के साथ ही स्थित होने चाहिए। वहीं पर अलार्म कॉल बिंदु होना चाहिए और इस पूरी व्यवस्था का अग्नि बिंदु होना चाहिए। अग्नि बिंदु स्पष्ट रूप से चिन्हित होना चाहिए तथा इसकी स्थिति आपात रूप से जलने वाले बल्ब के पास ही होना चाहिए। कॉरिडोर के साथ साथ लगे हुए अग्नि हौज रील तथा अन्य उपकरण बक्से के अंदर या दीवार में दबे होने चाहिए। अग्निशमन व्यवस्था फर्श के स्तर से 1200 मिलीमीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं होनी चाहिए, जबकि अग्निशमन उपकरण आसानी से पहुंच में होना चाहिए। इसकी स्थिति आने जाने वालों के लिए बाधक या खतरे का कारण नहीं होनी चाहिए।